फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की टेरेसा को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड जेसिका और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशंस मनाने के लिए लेक हाउस पर आई थी। वो अंदर जाकर अपनी दोस्त जेसिका को देखने जाती है तो जेसिका सो रही थी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। टेरेसा उसे एक बुक पढ़ के सुनाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि जेसिका अचानक उठकर बैठ जाती है और जो बुक टेरेसा के हाथ में थी फिर वो मुंह जुबानी पढ़ने लगती है। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा डिमोनिक लग रही थी। फिर वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जब टेरेसा उसके पास जाकर उसे देखती है तो जेसिका उस पर अटैक करती है क्योंकि वो किसी डीमन से पोजेस्ड हो गई थी। टेरेसा के सर के बालों के साथ साथ उसकी स्किन भी खींच लेती है। जेसिका बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को भी मार डालती है। अब सीन कट होकर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम एली को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ एक फ्लैट में रहती थी। उसी दिन उसकी बहन बेथ भी उनसे मिलने के लिए उनके घर आती है। बेथ अपनी बहन और बच्चे से मिलती है और उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी देती है। पर एली का रवैया बेथ के साथ थोड़ा अजीब था क्योंकि बेथ उससे कई दिन बाद मिलने आई थी। बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है जिसका सुनकर एली अपसेट हो जाती है। अपने बच्चों को कार की चाबी देती है और बाहर जाकर पिज्जा खाने के लिए कहती है क्योंकि वो बेथ से अकेले में इस बारे में बात करना चाहती थी। ये बेथ को बताती है कि 3 मंथ पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो गया, इसीलिए अब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते बल्कि वो हमसे अलग रहते हैं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कई बार कॉल्स की और बहुत से वॉइसमेल भेजे लेकिन तुमने उनका जवाब नहीं दिया। दरअसल बेथ सिंगर्स के पीछे पागल थी और उनके कॉन्सर्ट्स के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर जाया करती थी जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहती थी। एली उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। बेथ एली से कहती है कि मैं भी एक प्रॉब्लम में हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक पूरे शहर में और उनके घर में भी अर्थक्वेक आने लगता है। जब अर्थक्वेक आता है उस टाइम बच्चे पार्किंग एरिया में थे इसलिए वो वहीं रुक कर बैठ जाते हैं। फिर जब अर्थक्वेक रुकता है तो डैनी देखता है कि पार्किंग एरिया के फ्लोर में एक बहुत बड़ा होल है। जब डैनी उसके अंदर झांक कर देखता है तो वहां उसे कोई जगह बनी हुई दिखती है। ब्रिजेट उसे रोकती है कि तुम इस हॉल के अंदर मत जाना लेकिन डैनी उसकी कहाँ सुनने वाला था, इसीलिए वो उस हॉल के अंदर चला जाता है। उस जगह पर एक खुफिया एग्जोर्सिज्म वाली जगह बनी हुई थी जहाँ बहुत से क्रॉस लगे थे। जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक खुफिया लॉकर है। उस लॉकर को खोलता है तो वहां उसे एक बुक मिलती है और उसके साथ 3 रिकॉर्ड टेप भी मिलती है। वो उन तीनों को घर ले आता है। घर आकर डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बुक बहुत ही अजीब तरीके के दांतों से बंद हुई हुई थी। बुक को खोलने की कोशिश में डैनी की उंगली कट जाती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। वो उस बुक पर गिर जाता है। वो बुक डैनी का खून अपने अंदर जज्ब कर लेती है और अचानक उस बुक के वो नुकीले दांत खुलते हैं और वो बुक खुल जाती है। के अंदर बड़ी ही डरावनी पेंटिंग्स थी। किड को वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खौफनाक और अजीब फील होती है और उसे ये सब कुछ बहुत वियर्ड लगता है। इसलिए वो डैनी को रोकती है कि अब तुम इस बुक को यहाँ पर नहीं रखोगे, हम इसे सुबह ही जाकर इस बुक को वहीं रख कर आएंगे जहाँ से तुम इस बुक को उठा कर लाए हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मॉम को बता दूंगी। डैनी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बुक वापस रखने के लिए मान जाता है। लेकिन जब प्रेजर उसके कमरे से बाहर जाती है तो डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्ले करने लगता है। पहले रिकॉर्ड में एक फादर फादर लिटिल हन की आवाज थी जो बता रहे थे कि मुझे ये बुक मिली है। इस बुक का नाम है द बुक ऑफ डेथ। तो ये मरे हुए लोगों के खून से बनी है। इस बुक की जुबान बहुत ही अलग है और मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। आगे से फादर लिटिल हन के बड़े पादरी उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जरूर इस बुक में कोई राज पोशीदा है, जरूर ये बुक कर्स्ड है जिसकी वजह से इस बुक का नाम द बुक ऑफ डेथ रखा गया है। मैं तुम्हें इसे ट्रांसलेट करने की इजाजत नहीं दूंगा। यानी अगला रिकॉर्ड प्ले करता है तो फादर लिटिल हन बताते हैं कि मैं अपने साथी पादरियों के साथ मिलकर इस बुक को ट्रांसलेट करने वाला हूँ। फिर फादर लिटिल हन उस बुक को ट्रांसलेट करने लगते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें निकलने लगती हैं। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर लिफ्ट से नीचे जा रही थी। उन आवाजों के आने की वजह से एक इनविजिबल ताकत बाहर निकलती है और जाकर एली पर हमला करती है। वो एली पर अटैक करती है और उसे पोजेस कर लेती है। एनी को वो लाइंस बहुत ही डरावनी लगने लगती है। उन्हें बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होती। फिर अचानक उस फ्लैट की लाइट जल जाती है।
जब ब्रिजेट बाहर देखती है तो वो देखती है कि पूरे शहर की लाइट आ रही है सिवाय उनके घर के। एली अब एक डीमन से पोजेस्ड हो जाती है, इसीलिए वो घर आकर बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है। वो एक सफेद कलर की उल्टी करती है और अपनी बहन से कहती है कि वो काली ताकत मेरे अंदर है, इससे मेरे बच्चों को बचा लेना। फिर वो बेहोश हो जाती है। सब लोग समझते हैं कि एली मर चुकी है। इस फ्लोर पर रहने वाले दूसरे लोग और सुनकर उनके घर आते हैं। इनमें से एक लड़का गैब्रियल एली की आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और वहां से चला जाता है। गैब्रियल के वहां से जाने के बाद बेथ के मोबाइल पर एक कॉल आती है। बेथ उस कॉल को उठाती है तो सामने से एली की आवाज आती है। उसे कहती है कि मुझे बचाओ, मैं आग में जल रही हूँ। बेथ ये सुनकर डर जाती है, इसलिए वो बच्चों के साथ मिलकर एली की बॉडी को पानी में डालती है। एली की बॉडी पानी में डालते ही वो पानी उबलने लगता है और एली एक डीमन की शक्ल में उस बाथरूम की दीवारों पर चढ़ने लगती है और बहुत जोर से चीखती है, जिससे कानों के पर्दे भी फटने वाले हो जाते हैं। फिर वो उन सब पर हमला कर देती है। बेटे ब्रिजेट के मुंह पर काटती है, पर तभी डैनी उसे बाहर की तरफ धक्का देता है। माहिर एली गैब्रियल पर अटैक करती है और उसे मार देती है। अभी बेथ मौका देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। माहिर एली इस फ्लोर पर मौजूद सारे लोगों को मार डालती है। डैनी से कहती है कि ये तब उसी बुक की वजह से हुआ है जो तुम उस जगह से लाए हो। मैंने तुम्हें मना भी किया था और देखो तुम्हारी वजह से मॉम की ये हालत हो गई है। ब्रिजेट इतना कहकर किचन में चली जाती है। जो किचन में जाकर अपने मुंह के जख्म को देखती है तो वो फैलने लगा था। तभी ब्रिजेट के मुंह से बहुत सारे काले कीड़े निकलते हैं। जब बेथ उसे देखने के लिए किचन में आती है तो वो देखती है कि एली शीशा खा रही थी। एली अपनी आंटी बेथ से कहती है कि मेरे अंदर जो कीड़े हैं मैं उन्हें मार रही हूँ। बेथ समझ जाती है कि अब ब्रिजेट भी पोजेस्ड हो चुकी है। ब्रिजेट बेथ पर अटैक करती है, पर वो किसी तरह खुद को बचा लेती है। पर ब्रिजेट अपनी छोटी बहन कैसी को मारने ही वाली थी कि तभी कैसी एक रोड उसके मुंह में घुसाती है, जिससे ब्रिजेट बेहोश हो जाती है। अब डैनी ब्रिजेट की बॉडी को किसी कपड़े में बांध डालता है कि अगर ब्रिजेट को होश आ भी गया तो वो हम पर हमला नहीं करेगी। डैनी बाद में अपनी आंटी बेथ को बताता है कि अर्थक्वेक के आने के बाद मैं उस जगह में घुसा और वहां से ये बुक और रिकॉर्ड्स लेके आया। जब मैंने ये बुक खोली और इन रिकॉर्ड्स को चलाया उसके बाद ही मॉम की ऐसी हालत होगी। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है और पर मैं ये नहीं जानता कि मैं ये सब कैसे ठीक करूँ। बेथ उसे कहती है कि मैं इन रिकॉर्ड्स को प्ले करके देखूंगी कि हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं। इसलिए वो डैनी के कमरे में जाकर हेडफोन्स पर उन रिकॉर्ड्स को प्ले करती है, ताकि अगर कोई काली ताकत इन आवाजों में से निकले भी तो वो किसी और को अपने वश में ना करे। जब बेथ तीसरा रिकॉर्ड प्ले करती है तो उसमें फादर लिटिलहैंड बताते हैं कि इस काली ताकत ने हम सबको तबाह कर दिया। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस काली ताकत से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ भाग सकते हो। अभी बेथ इन रिकॉर्डिंग्स को सुन ही रही थी कि तभी ब्रिजेट उठकर डैनी पर हमला करती है और उसे जला डालती है। इधर एली भी उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां बेथ खड़ी थी। एली बेथ पर हमला करती है। तभी एली के अंदर मौजूद शैतानी ताकत कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक और आत्मा है, मैं उसे निगल जाऊंगी। कैसी ये सब सुन लेती है और वो एक कैंची पकड़कर बेथ को पकड़ाती है। बेथ उस कैंची से एली पर वार करती है, जिसकी वजह से एली कुछ देर के लिए रुक जाती है। तब कैसी को लेकर उस घर से भाग जाती है और लिफ्ट में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एली उनके पीछे आने लगती है, लेकिन बेथ एली की टांगों पर एक गोली चलाती है, जिसकी वजह से एली की टांग टूट जाती है। उसके आसपास पड़े हुए वो सारे मुर्दा लोग जिंदा हो जाते हैं और वो लोग एली की बॉडी को चीर फाड़ करने लगते हैं और उसकी बॉडी के साथ मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ उस बुक के पन्ने भी उलटने लगते हैं और कैसे किसी तरह लिफ्ट में जाती हैं और लिफ्ट चल पड़ती है। लिफ्ट नीचे जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक से उस लिफ्ट में बहुत सा खून जमा होना शुरू हो जाता है। वो लिफ्ट खून से भर जाती है। कैसी और बेथ उस खून में डूबने ही वाले थे कि तभी लिफ्ट नीचे आ जाती है और उस लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे बेथ और कैसी उस लिफ्ट से बाहर गिरती हैं और उनके साथ बहुत सा खून भी गिरता है। कैसी और बेथ भाग रहे थे कि तभी वहाँ एली और बाकी सब एक साथ मिलकर बड़ा डीमन बन जाते हैं और कैसी और बेथ पर हमला कर देते हैं। और बड़ा डीमन बेथ को ग्राइंडर में डालकर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर बेथ चेन सॉ से एली के हाथ काट देती है और उसी को ग्राइंडर में डालकर मार डालती है। फिर कैसी और बेथ वहां से भाग जाते हैं।
अगले दिन जेसिका उसी पार्किंग में अपनी कार लेने आती है कि तभी वो देखती है कि आसपास के फ्लोर पर बहुत सा खून गिरा हुआ है। तभी वो काली ताकत उसे पोजेस कर लेती है। इससे हमें पता चलता है कि एक दिन पहले जेसिका किस तरह से उस काली ताकत से पोजेस हुई, फिर उसने अगले दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।